को देखते हुए आज के चुहार विद्रोह के महानायक शहीद रघुनाथ महतो की स्मृति में आयोजित इस जनसभा में जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, जो आयु में हमसे बड़े हैं उन सभी को एक साथ प्रणाम करते हैं और जो आयु में हमसे छोटे हैं उनको आशीष देते हैं। आज जैसा कि संचालक महोदय ने कहा कि वक्ता आज का इस जनसभा का उद्देश्य क्या है, उसी उद्देश्य पे हम लोग बात करेंगे। हमारे पास वक्ताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, अतः समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बातों को काफी संक्षेप में रखूंगा। आज की जनसभा का उद्देश्य है सम्मान और पहचान। सम्मान किनके लिए? सम्मान जिन्होंने इस राज्य को अलग किया हो, चाहे इस देश को अलग किया हो, जिन्होंने हंसते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उनके लिए सम्मान। आज सम्मान हम चाह रहे हैं चुहार विद्रोह के महानायक और भारत देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ महतो का। इतिहास के पन्नों में भारत सरकार के पास जितने भी दस्तावेज हैं, अगर उन दस्तावेजों में शहीदों की सूची को खंगाला जाए तो रघुनाथ महतो के शहादत की तिथि सन 1778 दर्शाई जाती है। क्या उससे पहले कोई भी शहादत इस भारत वर्ष में दी गई है? नहीं। क्या उससे पहले कोई भी शहादत इस भारत की माटी में दी गई है? इसीलिए हम सबसे पहली मांग आज की सभा का उद्देश्य उस महापुरुष का सम्मान जिसने भारत वर्ष में सबसे पहले शहादत देने का काम किया। आज समय समय पर लोग उनके जीवन काल, उनके संघर्ष पर सवाल खड़े करते हैं, जो कि दुर्भाग्य का विषय है। एक शहीद जो समूचे देश का होता है, लेकिन आज लोगों की इतनी ओछी मानसिक राजनीति या मानसिकता कि आज एक शहीद पर सवाल किया जाता है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है। इसलिए आज की जनसभा का उद्देश्य है उन शहीदों को सम्मान देना जिन्होंने हंसते हुए राज्य के लिए, देश के लिए बलिदान दिया है। दूसरा विषय है पहचान का। आज का मेरे अनुसार दूसरा विषय है पहचान का। पहचान जो लोग आज यहां जुटे हैं, कुर्मी कम्युनिटी, जिनका इस राज्य के बनने में आज अगर गिनती करें तो कोल्हान से लेकर कोलांचल तक जितने भी सड़कें मिलेंगी, सड़कें चौक चौराहे मिलेंगे, हमारे पूर्वजों की मूर्तियां मिलेंगी जिन्होंने शहादत देकर इस राज्य का निर्माण किया। इसलिए आज हमारी लड़ाई हमारी पहचान के लिए है कि हमने देश को भी दिया है। जब देश का सवाल हुआ, हमने देश को दिया। रघुनाथ महतो, बोली महतो, चांकू महतो, न जाने कितने लोग हुए जिन्होंने देश के लिए शहादत दिया। हमने देश को भी दिया और जब राष्ट्र की जरूरत पड़ी, हमने निर्मल सुनील शक्ति सूदन के रूप में इस राष्ट्र को भी दिया। लेकिन सवाल यह बनता है कि देश ने भी हमसे लिया, राज्य ने भी हमसे लिया, बदले में हमें दिया क्या है? देश ने भी क्या दिया हमें? देश को हमने शहादत दे दी। आज देश के जब इस राज्य का निर्माण नहीं हुआ था, जब देश का निर्माण नहीं हुआ था, तभी टाटा जमशेदपुर में हजारों हजार जमीनें ली गई। क्यों? विकास की। हमने क्या नहीं लिया? अपने पुरखों की जमीनें दी, जरूरत पड़ा अपनी जान दी, लेकिन हमें क्या मिला? ये सबसे बड़ा प्रश्न आज हमारे सामने खड़ा होता है। आज इस राज्य की अगर बात करें, जो मानसिकता है यहाँ के लोगों की और यहाँ इस राज्य में बैठे जो लोग हमारी प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो लोग हमारे विपक्ष की भूमिका में हैं, उन्हें उड़ीसा के लोग पसंद हैं, उन्हें बंगाल से, उन्हें बांग्लादेश चाहे लोग दमाद के रूप में पसंद है, लेकिन जिनका संबंध इस देश में, इस राज्य में, सदरनापुर के पठार में धान के सृजन काल से है, उन्हें कहते हैं बाहर चाहे लोग। इसलिए आज की लड़ाई हमारी पहचान की लड़ाई है। आज इस देश ने सबसे पहले हमसे छीना क्या? 1950 में हमारे लोगों को अनुसूचित जनजाति के जो सूचीबद्ध था वहां से बाहर किया गया। आज यहाँ तमाम प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, पढ़ने वाले नौजवान पीढ़ी बैठी है। किसी ने जानने का शायद प्रयास किया होगा कि भाई उनकी शत्रुता हमसे नहीं थी,
इंडस्ट्रियल बेल्ट हो या कोयला की खदानें हो, वो जमीनें हमारी है और कोई दूसरा कारण नहीं है, और कोई दूसरा कारण नहीं है। धनबाद, बोकारो से रांची, रामगढ़ या टाटा जमशेदपुर को ले लीजिए, वो मैक्सिमम जमीनें हमारी है। इसीलिए आज सूचीबद्ध से बाहर करने का सबसे बड़ा परिणाम और सबसे बड़ी साजिश ये भूखंड का हमारा मालिक होना। इसलिए आज हम अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा सकते हैं? आज अगर हम अपने हक अधिकार के लिए, अपनी पहचान की लड़ाई के लिए बजा बंद कर देंगे और कुर्मी सेना के बड़े भाई लालटू महतो जी अपने दल बल के साथ, हजारों आदमी के साथ, उनके साथ कर्ण महतो जी उपस्थित हुए हैं। लालटू दा को मंच की ओर से और दीपक दा को मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बाकी लोग रुक जाएंगे, महिला लोग को आने दीजिए, सिर्फ महिला लोग को आने दीजिए, महिला लोग को आने दीजिए। लालटू दा को, कर्ण बाबू को और दीपक बाबू को मंच की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मंच में आकर स्थान ग्रहण कर लेंगे। महिला लोग को आने दीजिए, महिला लोग को आने दीजिए, पुरुष लोग पीछे ही रहेंगे। और वक्ताओं का, हमारे जयराम बाबू की बातों को ध्यानपूर्वक सुने। जयराम बाबू, रास्ता आप सभी लोगों से आग्रह है, कम से कम रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ दीजिए। सभी हमारे नौजवान साथी लोग हैं, आप लोग खुद रास्ता बनाइए, रास्ता बना दीजिए, बोलने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग रास्ता बनाए। थोड़ा सा पीछे होकर बैठिए दादा, थोड़ा पीछे होकर बैठिए, आप लोग थोड़ा थोड़ा पीछे होइए, माताओं बहनों को बैठने दीजिए, थोड़ा पीछे होकर बैठिए, पीछे होकर बैठिए। आप 4 बार बोलना पड़े ऐसा नहीं, जल्दी जल्दी पीछे होकर बैठिए, आप सभी लोग पीछे होकर बैठिए। आप लोग वहां से खड़े हो जाए, लड़का लोग जितने हैं, नौजवान जितने, खड़े हो जाइए, आप लोग सभी लोग खड़े हो जाइए, महिला लोग को बैठने दीजिए। गणपत महतो समाजसेवी धनबाद से आए हुए हैं, बड़े भाई से आग्रह है, मंच में आकर स्थान ग्रहण करेंगे। धनबाद से गणपत महतो जी, सभी पुरुषों से आग्रह, आप लोग खड़े हो जाइए, महिलाओं को बैठने दीजिए, आप लोग पीछे चलिए। सभी पुरुषों से आग्रह है, आप लोग पीछे चल जाएं, महिलाओं को बैठने दीजिए। दादा उठिए उठिए, आप लोग सब उठिए, पीछे चल जाइए, आप लोग महिलाओं को बैठने दीजिए। हल मंच में बहुत ज्यादा भीड़ हो जा रहा है, मंच कमजोर है, आप सभी लोगों से आग्रह है, आइए लड़के दा बैठिए। मंच में अनावश्यक भीड़ ना करें, आप लोग बैठ जाइए आप लोग दादा। हेलो, हेलो, आगे जितने बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। एक बात और ध्यान में लगाएंगे,
लोग जमा हुए हैं, इसका मूल उद्देश्य है कि हमें अपनी पहचान की लड़ाई किस प्रकार लड़नी है, इस लड़ाई को किस प्रकार हासिल करनी है। और ये लड़ाई इसलिए जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित और संरक्षित हो सके। आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, भली भांति आने वाले वर्षों में हमारे साथ क्या घटित होगा, आज यदि हम लोग अपनी लड़ाई को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, अपनी पहचान को लेकर जागरूक नहीं होते हैं, जो पहचान हमारी 1950 में छीनी गई, उस पहचान को लेकर अगर आज जागरूक नहीं होते हैं, तो आने वाले दिनों में इस राज्य में अगर कोई शरणार्थी बनेगा तो याद रखेगा सबसे पहले वो हमारी कौन है। इसलिए आने वाली पीढ़ी को यह तय करना है कि जिन लोगों ने छोटे नागपुर पठान की स्थापना की थी, जिन लोगों ने छोटा नागपुर पठान में धान के सृजन में योगदान दिया था, आज वे लोग अपने अस्तित्व को बचा के रख पाते हैं, अपने अस्तित्व को संभाल के रख पाते हैं, या फिर वे लोग शरणार्थी कहलाएंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यदि आपको लग रहा है कि केवल ऐसा संभव नहीं है, हमारी तो संख्या लाखों में है, करोड़ों में है, तो सबसे पहला उदाहरण ले लीजिए। हमको हिंदी में बात करना पड़ रहा है, आपकी भाषा कहाँ? यदि आपको लग रहा है कि नहीं बाबू तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम हमें डरा रहे हो, हमें क्या हो सकता है, कैसे हम लोग रिफ्यूजी बन जाएंगे, ये गांव हमारा पूरा टाटा जमशेदपुर में ज्यादा गांव हमारे, धनबाद बोकारो उड़ीसा में हमारे लोग हैं, तो हम शरणार्थी कैसे बनेंगे, हम तो लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। तो सबसे पहला उदाहरण एक कुर्मी को बेटा को कुर्बानी में नहीं, हिंदी में बात रखना पड़ रहा आपको समझाने के लिए। कहाँ है आपकी मातृभाषा, कहाँ है आपकी मातृभाषा? तो इसलिए आपको समझना होगा विषय वस्तु को कि हम कैसे शरणार्थी होंगे, कैसे हमारी पहचान छीनी है, उस पहचान के साथ साथ अपने अधिकार को हम कैसे पा सकते हैं। हमारी बात तो पूरा पूरी आप लोग नहीं समझ रहे हैं, आप लोग लाड़ी बोलते हैं, हम लोग कुर्बानी बोलते हैं, लेकिन क्यों? इसी कारण कि लोगों ने बड़ी चालाकी के साथ, जिन लोगों ने सरकार को चलाया, चाहे दिल्ली में बैठकर, चाहे राजधानी रांची में बैठकर, उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ हमें ही नष्ट करने का प्रयास किया। अब यह भी सवाल है कि भाई हम क्यों मिले उनको? और भी तो लोग हैं इस देश में, इस राज्य में बहुत सारे लोग हैं, गोंड है, भील है, संताल है, मुंडा है, उरांव है, लोरा है, न जाने कितने समुदाय के लोग रहते हैं, 6,000 7,000 लोग रहते हैं। तो छोटा नागपुर के पठार में दिल्ली में बैठे लोगों को हमसे दुश्मनी क्यों थी? हमने बार बार कहा, अब जहां से अगर आप धनबाद से चलिएगा कदम से कदम ना, तो उड़ीसा आप केवल अपनी जमीन में पार हो जाइए। यानी कोई भी, चाहे विदेश का आदमी आए, चाहे छोटा नागपुर पठार के अलावे बाहर के लोग आए, क्या वे लोग हवा में घर बना सकते हैं? अपनी योजना, परियोजना, अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री, क्या वे लोग हवा में लगा सकते हैं? नहीं, उन्हें जमीन चाहिए। जमीन किसकी है? हमारी है। कर्मियों की जमीन किसकी है? हमारी है। इसीलिए सबसे पहले केंद्र सरकार ने, जो उस समय और आज भी पूंजीपतियों की सरकारें हैं, उन्होंने कहा कि हमें सुविधा कैसे होगी। यदि हम जमशेदपुर सरायकेला में कोई फैक्ट्री लगाएंगे, धनबाद बोकारो रांची में अगर जमीन का अधिग्रहण करेंगे, तो सुविधा कैसे होगी? इनके पास जमीनें ज्यादा। तो आप देख सकते हैं, विशेषकर कोलियरी बेल्ट में, औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 60-70% जमीनें हमारी थी। इसलिए 1950 में बिना किसी नोटिफिकेशन के हमें जो समय की सूची थी प्रिमिटिव ट्राइब, हमें बड़ी साजिश, चालाकी, षड्यंत्र के तहत बाहर कर दिया गया। आज भी हमारे पढ़ने वाले नौजवानों को, हमारे माता व बहनों को, हमारे समाज के मैक्सिमम लोगों को जानकारी तक नहीं कि हमारे साथ ये साजिश क्यों रची। इसलिए आज एक जन चेतना की आवश्यकता है, जो चेतना धीरे धीरे जागरूक हो रही है हम सभी के बीच। आज हम सबों के बीच एकजुटता की आवश्यकता है, जो एकजुटता हम देख पा रहे हैं, इस एकजुटता को आखिरी मुकाम तक जब तक हमारी पहचान और सम्मान न मिल जाए, इसे कायम रखना।
हम लोग बहुत ही सरल लोग थे, भोले भाले लोग, खेती के माध्यम से धान लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले लोग, बहुत सरल लोग थे। हमने लोगों की चालाकी को कभी समझा ही नहीं। आज उसी चालाकी का परिणाम कि हम लोग हादसे में हैं। आप बारीकी से मैं कुछ बिंदुओं को समझा रहा हूं और बिंदुओं से आपको आभास होगा कि किस प्रकार हमें डैमेज करने का प्रयास किया गया। सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। यहाँ सभी पढ़े लिखे नौजवान हैं, पढ़ी लिखी माताएं आई हैं, सबको जानकारी है। हम जैसे इतिहास पढ़ते हैं हमारे सामने चैप्टर्स आते हैं। पाषाण काल, उसको 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जैसे ही पाषाण काल खत्म होता है ताम्र पाषाण में आते हैं, कांस्य युग में आते हैं, मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में आते हैं, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आते हैं, महाजनपद काल होते हुए, गुप्त वंश होते हुए हम लोग मुगल को पार करते हुए अंग्रेजों के काल तक आते हैं ना। ये तो हम इतिहास पढ़ते हैं ना, पढ़ा हमने। लेकिन बताइए कहीं राण काल का जिक्र है, कहीं राण सिविलाइजेशन का जिक्र है किसी इतिहास के पन्ने में? एक भी व्यक्ति में खड़ा होकर बता दी। तो यदि राण सिविलाइजेशन का कहीं जिक्र नहीं है तो क्या हमारे दादा परदादा जो हमको बताते थे हमें राण लोग लागे, क्या ये गलत है? इसका मतलब हमारे पुरखे बताते थे, जो अनपढ़ थे, जिनको स्कूल कॉलेज से मतलब नहीं, वे लोग हमको बताते थे कि हमारी राण लोग लागे। तो भाई राण सिविलाइजेशन होना चाहिए, राण सभ्यता होना चाहिए, राण काल होना चाहिए। जैसे पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, बुद्ध काल है, जैन काल है, मुगल काल है, महाजनपद काल है। राण काल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहाँ है किसी इतिहास के पन्ने में राण सिविलाइजेशन का जिक्र है? यानी सबसे पहले चालाक लोगों ने क्या किया? हमारी सभ्यता को इतिहास में कहीं स्थान नहीं। अब ये मत पूछिए कि इतिहास लिखने वाले सब बहुत बड़े महापंडित थे, उनसे भूल नहीं हो सकती है, उनसे भारी भूल हुई है। और उन्होंने बिल्कुल चाटुकारिता में और द्वेष में बिना पूर्वक इतिहास को लिखा है। मैं नाम न लेकर 2 उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि मैंने इतिहास की बात कही है और मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं कि लोगों ने इतिहासकारों से भूल कैसे नहीं हो सकती है। क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, बोलेंगे वे इतने बड़े इतिहासकार थे, उनसे कैसे भूल होगी? हो सके हम ही लोग गलत है, राज सिविलाइजेशन नहीं था। तो मैं बताता हूं इतिहासकारों से कैसे भूल। एक राजा का नाम आता है, कहा जाता है कि उस राजा ने, मैं नाम इसलिए लूंगा क्योंकि लोग जाति धर्म से जोड़ देंगे, उसके बारे में कहा जाता है कि उस राजा ने भारत में जब आक्रमण किया था तो तोप के गोले से आक्रमण किया था, तोप के साथ। क्या बोल रहा? पानी बोतल। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि इतिहासकार भूल कैसे नहीं कर सकते हैं, इतिहासकार धोखा कैसे नहीं कर सकते हैं, इतिहासकार बेईमानी कैसे नहीं कर सकते हैं। उन्होंने क्या बताया कि 1500 के पीरियड में भारत में एक राजा आया विदेशी, उसने गोला के साथ जो तोप होता है उसके साथ भारत में आक्रमण किया। फिर वही इतिहासकार बताता है 30 साल बाद उसका नाती ने तलवार से लड़ा। क्या समझे पढ़े लिखे लोग? दुनिया में पहले लालटेन आया है या एलईडी? पहले लालटेन आया है, सिंपल सा बात है। पहले तलवार आया होगा, फिर तोप आया होगा। इतिहास क्या कह रहा है? दादाजी को तोप से लड़ा रहा है और नाती को तलवार से लड़ा रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि इसमें धर्म और जाति की बात आ जाएगी। 1500 का पीरियड है, आप चेक करिए। भूल भी नहीं इतिहासकारों से। राण सिविलाइजेशन को इसी प्रकार खत्म कर दिया गया है। इसलिए नई पीढ़ी उन्हें गर्व करना होगा, उन्हें अपने इतिहास से जानकारी एकत्रित करनी होगी और उन्हें गर्व करना होगा। हमारे पास जानकारी का अभाव है, आज जानकारी का अभाव है, इसलिए आज हम कभी पश्चिमी सभ्यता को, कभी भारत देश की अन्य सभ्यताओं को हम अपने घरों में स्थापित करते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण जानकारी और शिक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण इधर पर काय खोजते हैं हम आपके बीच खड़ा हैं। यहाँ इस मंच में हमारे परम आदरणीय कई पूर्व सांसद बैठे हैं, पूर्व मंत्री बैठे हैं, पूर्व विधायक बैठे हैं, सभी विगत
इतिहास के बाद एक चैप्टर भूगोल भी होता है ना, ज्योग्राफी। भूगोल यानी जमीन का टुकड़ा। बात करते हैं छोटा नागपुर और झारखंड की बात करते हैं। आज चूंकि अभिभावक स्वरूप हमारे अजीत प्रसाद महतो जी भी आए हैं, तो इसीलिए मैं उदाहरण सामने रखता हूं भूगोल का कि हमारी जो मांग थी इतिहास को हमने देखा कि किस प्रकार इतिहास को मिटाया जाए। आप लोग समझ रहे माता है माया मुझे कि किस प्रकार इतिहास में हमारे गौरवशाली इतिहास को लोगों ने किताब में रखा ही नहीं, तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? आप लोग टीवी में देखते हैं, सिनेमा में, वो कहां जाता है? उन्हीं किताब में लिखी बातों को दिखाया जाता है। जो भी आप फिल्म में देखते हैं, टीवी सीरियल में देखते हैं, वो किताब में इतिहास में लिखी बातें हैं। तो हमारा इतिहास किसी ने लिखा ही नहीं, तो कैसे दिखाया जाएगा? हमारा इतिहास हमारे लोगों के बीच है, जिनका बाल पका है, जो लोग 80, 50, 100 साल पार कर चुके हैं, उनके पास हमारा इतिहास है। हमारे इतिहास को से अब बात करते हैं भूगोल की, ज्योग्राफी। जब झारखंड आज बृहद झारखंड निर्माण की बात चल रही थी, क्या हमें बृहद झारखंड मिला है? क्या हमने यही झारखंड मांगा था? क्या यही झारखंड मांगा था? एक आदिवासी राज्य के रूप में हमने तो ग्रेटर झारखंड मांगा था। उस झारखंड में पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर, पुरुलिया, झारग्राम इत्यादि जिला शामिल था। उड़ीसा का मयूरभंज, क्योंझार, सुंदरगढ़ और एक जिला है वो भी शामिल था। यानी आपका पूरा जिला भी नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? तब पूरा अगर राज्य मिलता जहां तक आपकी मांग थी, यानी अभी हम बंगाल का हिस्सा मांग रहे थे, हम यदि उड़ीसा का हिस्सा मांग रहे थे, इसका मतलब वे लोग हमारे, इसका मतलब वे लोग हमारे थे। वे लोग यदि हमारे थे और यदि हमारे इसी राज्य में वे लोग आ जाते हैं, तो हमारी शक्ति दुगनी रहती कि नहीं रहती? उन्हें आगे परिचय थोड़ी देना पड़ता कि हम उड़ीसा से आए हैं, हम पश्चिम बंगाल से आए हैं, हम झारखंड से आए हैं। एक ही परिचय होता, हम ग्रेटर झारखंड के। आपके भूगोल को डैमेज किया गया, इतिहास को डैमेज किया गया, भूगोल को डैमेज किया गया। पॉलिटिक्स की तो बात ही मत कीजिए, वो आप लोग समझते हैं। इकोनॉमी की बात कीजिए, ये जितने भी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स टाटा जमशेदपुर में आप देख पा रहे हैं, चले जाइए 50 साल 60 साल 70 साल पीछे, ये जमीनें किसकी है? टाटा की है। अरे टाटा खोल इंडिया नहीं है, इंडिया टाटा खुद भारत का नहीं है, उसकी जमीन कैसे होगी? टाटा खुद भारतीय है, वो जमीन हमारी है। टाटा जो आज कहता है भारत की अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है, उनसे कहिए आपकी अर्थव्यवस्था में हमारा योगदान है। इकोनॉमिक डैमेज, हिस्टोरिकल डैमेज, जियोग्राफिकल डैमेज, पॉलिटिकल डैमेज, इकोनॉमिकल डैमेज, यानी पैसा से भी आपको मार दिया। आपके लोग कहां हैं? उषा मार्टिन रहे, टाटा रहे, टिस्को रहे, स्टील रहे, बल्लभ रहे, आपके लोग वर्कर रेट में, आपके लोग वर्कर रेट में हैं और वे लोग सीएमडी जीएम के रेट में है। इकोनॉमिक डैमेज, इकोनॉमिक डैमेज समझ में आया ना? ये इकोनॉमिक डैमेज है। आप बात करते हैं कल्चरल डैमेज, कल्चरल यानी संस्कृति। हमें बताने की क्या आवश्यकता है? हम अपने घरों में जाके देख लीजिए, हमारे पुरखे करते थे 12 माह से 13 पड़ा, अभी 26 हो रहा है। कल्चरल डैमेज, कल्चर यानी संस्कृति, संस्कृति यानी खान पान, रहन सहन, और यही कल्चर आपका महत्वपूर्ण होगा। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने आप को सूचीबद्ध करने के लिए, आपका कल्चरल आइडेंटिटी
आपको मजबूती के साथ आपके नेक नेगाचारी आपको मजबूती के साथ आपकी सूची की लड़ाई में, आपकी पहचान की लड़ाई में आपका बचाव करेगा। सांस्कृतिक डैमेज हुआ है ना, माँ मौसी लोग अच्छा से समझेंगे। हमारे पुरखे कहते थे ना 12 माह से 13 टपोरा, कहते थे ना कि हमारा पर्व वही है जिसमें मोड़ी जूड़ी और गुड़ी चलता हो। मोड़ी बने जूड़ी बने खीर ना, बच्चा है संभोलिएगा, और मोड़ी बने पिठा पकवान। जाके देखिए अभी क्या क्या लेके आते हैं कल्चरल। आप बताइए एक इंसान को मारने के लिए कहां कहां से आपको डैमेज किया गया? हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। उसके बाद भी यदि हम जिंदा हैं तो बस वही कहेंगे राज सभ्यता, राज माटी के राज लोग हैं, इसीलिए जिंदा है। इतना डैमेज होने के बाद भी अरे दूसरा आदमी होता इस दुनिया से उसका नाता कट जाता। इतना डैमेज होने के बाद भी यदि आज हम लोग जिंदा हैं तो भैया वही जो इतिहास में नहीं लिखा है, हम राज लोग हैं, इसीलिए जिंदा। यदि आपको यह भी पता लग रहा है कि नहीं बाबू आपके पास माइक है, आप कुछ भी बोल देते हैं, तो देते हैं वो बढ़िया उदाहरण, क्योंकि आप लोग आधुनिक मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं। तो आप लोग बाहुबली का फिल्म सभी लेते होंगे, मोटा मोटी बाहुबली देखे ना, उसमें देखिएगा एक पिंडारी शब्द का जिक्र होता है कि पिंडारियों ने हमला कर दिया। क्या पिंडारी केवल कल्पना में थे? पिंडारी वास्तव में थे। आज से 200 साल पहले जेपीएससी का सिलेबस खोलिएगा, उसमें अंग्रेजों के काल को पढ़िएगा, उस काल में पिंडारी शब्द का जिक्र है। आज जाके देखिए पिंडारी एक भी नहीं। इसलिए यदि आप आज यदि हम लोग नहीं समझते हैं, अपनी पहचान अपने अधिकार की लड़ाई को नहीं लड़ते हैं, तो 20-25 साल में हमारे 10% लोग रिफ्यूजी हो जाएंगे। आने वाले 20-25 साल धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे नाम का भी केवल इतिहास रहेगा, वर्तमान समाप्त हो जाएगा। इसलिए आज हमसे आयु में काफी वृद्ध वक्तागण आए हैं, वे अपने अनुभवों को आपके बीच रखेंगे, उनको सुनिएगा और समझने के साथ साथ उसे अमल करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आज हम एक निर्णायक लड़ाई में हैं। आज यदि चूक होगी तो फिर एक विदेशी पूरा कांटा को कब्जा कर लिया है, कोई और परदेशी बाकी जो हमारा बचा है उसे भी कब्जा कर। बाकी ठीक है, हमारे भी बहुत सारे वक्ता हैं, समय की पाबंदी है। निर्मलता की माटी में निर्मलता के कथा के साथ समाप्त करेंगे कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े तो जवाब रखना। कि सवाल बनकर फिर उठूंगा, जो बन पड़े तो जवाब रखना। मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, मेरे खून का हिसाब। जो हमसे बड़े हैं सबको प्रणाम, जो हमसे छोटे हैं उनको आशीष। बहुत बहुत धन्यवाद टाइगर जयराम बाबू। इनके लिए एक बार जोरदार तरीके से हम लोग ताली बजाएंगे। जोरदार तरीके से हम सभी लोग